स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज इस सीरीज में हम सीटेट का पेपर 1 जो हुआ था दिसंबर 2019 में उसको डिस्कस करने वाले हैं और जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और जितने सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब के सीरीज वाइज लेक्चर को देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर एनालिसिस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1, पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। हम इसमें पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं और सब्जेक्ट हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 एमसीक्यूज पूछा जाता है और 30 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला सवाल हमें दे रखा है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। देखो यहाँ लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है कि लैंग्वेज के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण और डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड कौन सा है। तो प्री नेटल है, यानी बच्चा अभी तो उतना ज्यादा जानता कुछ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एडोलेसेंस तक आते आते बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं बोलना। मिडिल चाइल्डहुड में अच्छा खासा क्वांटिटी में बच्चा बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, अपनी चीजों को समझा रहा होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्रिटिकल स्टेज कौन सा हुआ, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, जहाँ पे बच्चे 5 से 6 वर्ड पर डे के हिसाब से सीखते हैं। अगला सवाल दे रखा है लॉरेंस कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थियरी से। उसमें ये बताना है इस सवाल के अनुसार कि कौन सा स्टेज है मोरल डेवलपमेंट का जो नहीं दिया है कोलबर्ग ने। तो देखो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। इस स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था एरिक एरिक्सन में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे का दिया हुआ स्टेज है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होता है। बी ऑप्शन दे रखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सोसाइटी को सर्वोपरि माना जाता है और सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये माना जाता है। तो ये स्टेज दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। अगला सवाल दे रखा है जेंडर से कि एक क्लासरूम में ऐसा हो रहा है कि टीचर बार बार अपना अटेंशन लड़कों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, लड़कियों पे कम कर रहे हैं। तो ये जो टीचर है ये किस चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो ये सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल जेंडर बायसेस का। अगला सवाल दे रखा है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रिकन्फर्मिटी। स्टीरियोटाइपिंग यानी लैंगिक रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सा प्रभावी रणनीति है। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल। देखो जेंडर स्पेसिफिक रोल अगर हम एम्फेसाइज करने लगेंगे तो इससे कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक कहाँ होगा, खत्म कैसे होगा। हमने सिर्फ ये बता दिया कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, कैसे चल रही है, ठीक है। जेंडर सेग्रीगेटेड रोल प्लेज, अगर जेंडर को अलग अलग करके अगर हम रोल प्लेज करेंगे, हाउ वी विल बी एम्पैथाइजिंग देम, हम उनमें कैसे ये चीज डालेंगे, सेंसिटाइज कैसे करेंगे कि कौन सा जेंडर ज्यादा जब रोल प्ले करता है, तो उनको एक दूसरे के रोल्स के अकॉर्डिंग जब सारी चीजें समझाई जाएंगी कि अच्छा उसको ये समझ आएगा बच्चे को कि जो बॉय हैं उनको कैसे काम करने होते हैं, जो गर्ल्स हैं उनसे कैसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी है वो जरूर समझ में आएगा। तो रोल प्ले अगर सेग्रीगेटेड होगा तो बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आएगी। फिर जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग में अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं, ये भी हम नहीं करते हैं। तो देखो जहां पे भी सेग्रीगेशन आएगा जेंडर वाले सवाल में वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स दे दिया तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या होगा ऑप्शन आंसर, दैट इज डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस। हमने जेंडर बायसेस के बारे में डिस्कस किया, उनको रिकॉग्नाइज कराया कि देखो ये जेंडर बायसेस है। अगली बार वो खुद से समझना शुरू कर देंगे कि जेंडर बायसेस है क्या और ये कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं किस जेंडर से। अगला सवाल हमें दे रखा है थियरिस्ट से रिलेटेड, किस थियरिस्ट ने बच्चों के जो एक्टिव सीकिंग ऑफ नॉलेज है उसको बताया कि उस पर इन्फ्लुएंस होता है सोशल एंड कल्चरल कंटेंट का भी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ध्यान रखना जहां पे भी सोशल एंड कल्चरल कंटेंट आएगा और एक्टिव सीकिंग ऑफ नॉलेज दिया हुआ रहेगा कुछ, या नॉलेज कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया रहेगा, तो इसका आंसर सीधे से हो जाएगा लेव वाइगॉट्स्की, जिनका थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थियोरी बाय लेव वाइगॉट्स्की। इस तरीके से इसका नाम भी दिया जाता है।
अगला सवाल दे रखा है, वाई वर्किंग ऑन जिक्सॉ पजल 5-year-old नजमा सेज टू हर सेल्फ, अपने से वो खुद से कह रही है कि ये ब्लू पीस कहाँ गई, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है, डार्क है, एक ऐसी चाहिए जो इसको शूज बना दे। अपने आप से वो बात कर रही है, तो वो कौन सी स्पीच है? दैट इज प्राइवेट स्पीच। वो खुद से बात कर रही है ना, अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो दैट इज प्राइवेट स्पीच। अगला सवाल, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज वेल and when needed is an example of। एग्जाम्पल किस चीज का? जब हम बच्चे को उसी समय उनको सपोर्ट दे रहे हैं या क्लूज दे रहे हैं जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके, तो ये क्या है? तो दिस इज स्केफ होल्डिंग। ये एक तरीके का मचान प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जिसपे कि बच्चा अपने आप चढ़ते चढ़ते अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, यानी ये थर्ड स्टेज है, तो थर्ड स्टेज में बच्चा क्या शुरू कर देता है? तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये लास्ट स्टेज में आता है, ये तो क्लियर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। डिफर्ड इमिटेशन ये और ऑब्जेक्ट परमानेंस ये आता है पहले वाले स्टेज में, तो ये भी नहीं होगा। मेक बिलीव, प्ले एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, रिवर्स जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी 5+3 उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि 8 होगा तो 3+5 भी 8 ही होगा, ये इरिवर्सिबिलिटी है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। तो आंसर कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन बी, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। यहाँ पे वो अपने आप को इंक्लूड करने लगते हैं, अपनी चीजें भावनाएं व्यक्त करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, कंजर्वेशन हो जाता है, वो चीजों की समझ डेवलप हो जाती है कि 5+3 अगर 8 है तो 3+5 भी 8 ही होगा। अगर किसी एक बीकर में या फिर किसी ग्लास में या किसी टेस्ट ट्यूब में सेम क्वांटिटी ऑफ पानी रखा हुआ है तो सेम क्वांटिटी ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। कुछ भी शेप हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज समझ में आ जाती है बच्चों को। अगला सवाल फिर से पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा है? तो दैट इज, जब तक स्कीमा दे रखा है दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज स्कीमा, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में तो हमने देख रखा है कि ये बाद में हमने देखा, जब बेंड्यूरा आए तब हमें बताया उन्होंने कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जैसी चीज भी होती है, और कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट तो फिर अलग ही चीज ही हो जाती है। तो स्कीमा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। प्राइमरी असेसमेंट जो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का, सॉरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो असेसिंग रैंक, सॉरी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है सवाल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को फेल करना या पास करना? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को लेबल करना? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। एंड असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को रैंक असाइन करना? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं करते हैं। तो क्या होता है फिर ये? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उनकी क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन है, उसको समझ पाना, उसके हिसाब से लर्निंग प्लान वापस से रीइंफोर्स कर पाना, ये सारी चीजें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ये एक फिक्स्ड एबिलिटी है। नहीं, ये फिक्स्ड एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और बर्थ के टाइम पे तो डिसाइड एकदम नहीं की जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। एक्यूरेटली मीजर कर सकते हैं? नहीं, हम एक्यूरेटली मीजर नहीं कर सकते हैं। यूनिफैक्टर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था बाई फैक्टर भी होता है, ट्राईआर्किक थ्योरी भी देखी थी। ये सारी चीजें इंटेलिजेंस के ऊपर आपको सीडीपी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है सारी चीजों को, आप जाइए देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। यस, इंटेलिजेंस एक बहुआयामी चीज है जो जटिल क्षमताओं का समूह माना जाता है। दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, बहुत सारी जटिलताओं का वो एक समूह माना जाता है। अगला सवाल, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रूही हमेशा ही कई समस्याओं के समाधान के बारे में, एक से कई समाधान के बारे में सोचते रहती है, जिनमें से कोई मूल समाधान है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो रूही है, इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्ले हो रहा है? तो रूही इज अ क्रिएटिव थिंकर,
वो बहुत क्रिएटिवली सोच रही है, क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशंस भी वो दे रही है किसी भी प्रॉब्लम के, जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किए थे। तो रूही एक क्रिएटिव थिंकर है। अगला सवाल, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वैसे बच्चे जो अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से छात्र हैं, वो बार बार अपनी भागीदारी कम करते जा रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को अपने टीचिंग पे ध्यान देते हुए इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा इम्प्रूव कहाँ कर सकता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो सकती है। अगला सवाल इंक्लूसिव क्लासरूम से है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के ऊपर, आईईपी के ऊपर क्या करना चाहिए? तो उसको एक्टिवली उसे प्रिपेयर करते रहना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करते रहना चाहिए, ताकि बच्चा हमेशा अपने आप को क्लास में इंक्लूडेड महसूस करे। अगला, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, डिसलेक्सिया के जो बच्चे हैं उनमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? तो देखो, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ये दे रखा है, तो एडीएचडी में ये चीज होती है, तो ये तो ऑप्शन डिसलेक्सिया के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकर वो नहीं होते हैं, वो सोच नहीं सकते। फ्लुएंसी इन रीडिंग डाइवर्जेंट थिंकर अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं मान लूं कि वो होते भी हैं, अगर हम उस चीज को कंसिडर भी कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं होती है। इंगेज इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन ये भी नहीं होता है। ये चीज हम ऑटिज्म में ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वो बार बार कोई भी एक लोकोमोटर सीरीज है और काम है करने का, उसको वो रिपीट कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज इनएबिलिटी टू रीडिंग फ्लुएंटली, फ्लुएंसी रीडिंग में नहीं होती है, वो धीरे धीरे रीड करते हैं। आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.delivites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेलीवाइट्स। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस्ड था ये? तो ये बेस्ड था राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर इसको बेस किया गया था कि राइट सबको मिलने चाहिए। ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण रखा गया था, और इसी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐड किया गया और उसको वापस से रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई 2009 में। अगला सवाल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क से है। लर्निंग को हम कंस्ट्रक्शन में कैसे देखते हैं? तो लर्निंग को हम देखते हैं कि वो एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे कि बच्चा अपना खुद से कंस्ट्रक्शन करता है, नॉलेज का मीनिंग बनाने का प्रयास करता है, और उसमें हम जो टीचर है, एज टीचर्स हमारा मकसद वहां सिर्फ इतना होता है कि हम उन्हें गाइड कर सकें। अगला सवाल, नाइव थियोरीज, जो बच्चे अपना विभिन्न परिघटनाओं के बारे में कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, वो बच्चे जो है ये बनाना, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ नाइव थियोरीज है, इसको कैसे देखना चाहिए? इज अ फेनोमेना, शुड बी इग्नोर्ड बाय टीचर? नहीं, अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बच्चे में मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है। पनिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उनको। शुड चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल, एग्जैक्टली उनको चैलेंज करना चाहिए, और उनको रिप्लेस भी करना है यदि, तो हम उसको रेपिटेटिव मेमोराइजेशन से रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि उनको काउंटर एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देना चाहिए, और उनको दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो सोचा है वो किस तरीके से गलत है। हम उनको डायरेक्टली गलत ना कह के उनको अलग अलग सवाल पूछ करके गलत बताते हैं, इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी से अगला सवाल हमें दे रखा है कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी किस चीज को प्रमोट करता है? तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? दैट प्रमोट्स गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अपने अनुभवों को ये बहुत ही ज्यादा प्रधानता देता है। अगला सवाल, इमोशन एंड कॉग्निशन आर, जो हमारी भावनाएं हैं और अनुभूति हैं वो क्या है? दे आर इंटरवोवन विद ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो बिल्कुल अलग नहीं माने जा सकते हैं, या फिर नॉट रिलेटेड हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, और इंडिपेंडेंट भी वो नहीं है, एक दूसरे से ये इंटरवोवन है। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन सही है लर्निंग के रिस्पेक्ट में? तो देखो, कंस्ट्रक्शन है, तो एक ही वर्ड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बार बार हर बार यही बात हुई है कि दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ
नॉलेज। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल दे रखा है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। बहुत सारे उदाहरण और गैर उदाहरण के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये बच्चों के दिमाग में जो गैप है अंडरस्टैंडिंग का, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहली चीज तो ये, और दूसरा इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल चेंज किस तरीके से लाया जा सकता है बच्चों में। अगला सवाल, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड। ये क्या है? बार बार हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहिए, या तो फिर आप पनिशमेंट देखिए या फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये क्या तरीका है बच्चों को इस चीज तरीके से जो हम बोल रहे हैं इनको सिखाने का? ये कौन सा तरीका है? ये दिस विल इनकरेज कि मास्टरी वो कम, अगर वो मास्टरी नहीं भी कर पाते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस से ज्यादा मास्टरी पे ध्यान दें। इस चीज के बारे में प्रदर्शन लक्ष्यों की बजाय महारत हासिल करने पे वो ध्यान देना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो ना वहां पे उनको पनिशमेंट मिल रहा है और ना उनको गेन है रिवॉर्ड का, कोई भी ऐसी चीज है नहीं, और उनको लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चों में मास्टरी अपने आप धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग किस चीज की वजह से आती है? तो देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट से तो लर्निंग होती नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। कांस्टेंट कॉम्परेटिव इवेल्युएशन, कंपेयर हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और दो दो रखा है हमें ऑप्शन की, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, बिल्कुल एक दूसरे को एक साथ सहकारी शिक्षा का माहौल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE, these both are important for meaningful learning. So the correct option is option B, जहाँ पे 2 और 3 हमें दे रखा है करने के लिए। अगला सवाल, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स जो और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए? सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके हम नहीं सिखा सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इवेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं। मैकेनिकल रिपीटेटिव ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं, कि हम मॉक ड्रिल जैसे हम कराते हैं बार बार प्रैक्टिस करा के, नहीं। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, उनको एक्सप्लोर करने के लिए और डिस्कस करने के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके बच्चों को कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स जो है, कॉन्सेप्ट्स जो है, उनको समझाया जा सकता है। अगला सवाल, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्राइमरी स्कूल का टीचर बच्चों को ये कैसे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना सकता है? ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड, नहीं, यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, ये तो वो लालच में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रोसीजरल नॉलेज पे इंफोसाइज करके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोसीजर से मतलब नहीं होता, हमें प्रोसेस से भी मतलब होता है। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, बिल्कुल भी नहीं, हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। रैदर बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो इंट्यूटिव गेस करें और ब्रेनस्टॉर्म करें कि जो उन्होंने गेस किया है वो पॉसिबल है या नहीं। इस तरीके से बच्चों को इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाया जा सकता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली। बहुत ज्यादा तेजी से फिजिकल ग्रोथ हो रहा होता है, तो वो है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से फिर से सवाल आ गया, तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही। ये मॉडिफाइबल है, बिल्कुल सही बात है, ये मॉडिफाई किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, एग्जैक्टली ये दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, ये भी सही है। एंड देन दे रखा है कि यूनिवर्सल है और ये कल्चरल कंटेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये चीजें होती हैं तभी तो कल्चर और उसके कॉन्टेक्स्ट में, सोशल टूल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत सारी थियरीज भी पढ़ रखी हैं। अगला सवाल दे रखा है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। इंडिविजुअल वेरिएशन की जो भिन्नताओं का व्यक्तिगत मूल गढ़ है, कहाँ से ये शुरू हो रहा है, उद्गम है, कौन सा है? तो दैट इज हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच का जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है
वो उसी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। और लास्ट सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। द्वितीय समाजीकरण अभिकरण के एग्जाम्पल उदाहरण कौन से हैं? तो जहां पे फैमिली होगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए। एंड देन स्कूल एंड मीडिया दे रखा है, मीडिया भी कहीं ना कहीं प्राइमरी आज के हिसाब से प्राइमरी में आता है हमारे, ठीक है, लेकिन आता है, हम उसको हमेशा नहीं मानते हैं, वो सेकेंडरी में ही रहता है कभी भी, ठीक है। और नेबरहुड भी है हमारा, लेकिन बच्चा देखो थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो घर से थोड़ी बाहर की तरफ बढ़ता है, जाता है, समझता है, तो चीजों को उसको समझ में आता है, हम उसको बहुत ज्यादा नेबरहुड को भी हम सेकेंडरी नहीं रखते हैं। तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी होगी जिसमें आएगा स्कूल एंड मीडिया। स्कूल बच्चा जाता है तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में रहता ही रहता है, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर एंड दिस इज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।